1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके साथ ही कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था न रहकर एक शासक शक्ति बन गई। कंपनी शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम राजस्व वसूली था, न कि भारतीय जनता का कल्याण। इस आर्थिक शोषण ने भारतीय समाज में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल में लागू किया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक माना गया। जमींदारों को निश्चित लगान कंपनी को देना था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। परिणाम स्वरूप जमींदारों ने किसानों से जबरन लगान वसूला, जिससे किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई। रैयतवोड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान यानी रैयत को भूमि का प्रत्यक्ष स्वामी माना गया। किसान सीधे कंपनी को लगान देता था, बीच में कोई जमींदार नहीं था। लेकिन लगान की दर बहुत अधिक थी, अक्सर उपज का 50% तक। फसल खराब होने पर भी लगान देना अनिवार्य था। इस कारण किसान कर्ज में डूबते गए और असंतोष बढ़ा। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई। इसमें पूरा गांव या महाल राजस्व इकाई माना गया। लगान की जिम्मेदारी पूरे गांव पर सामूहिक रूप से थी। यदि कोई किसान लगान नहीं दे पाता तो पूरा गांव दंडित होता था। इससे ग्रामीण समाज में तनाव उत्पन्न हुआ। कंपनी शासन के दौरान भारत से बड़ी मात्रा में धन इंग्लैंड भेजा गया। इस प्रक्रिया को धन की निकासी कहा गया। धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कंपनी भारत की संपत्ति को लगातार इंग्लैंड भेज रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और गरीबी बढ़ी। बंगाल में यूरोपीय नीलहों ने किसानों को जबरन नील की खेती करवाई। नील की कीमत कंपनी तय करती थी, जिससे किसानों को घाटा होता था। 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने कंपनी की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। संथाल जनजाति वन और कृषि पर निर्भर थी। कंपनी ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। महाजनों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। कोल जनजाति ने भूमि हड़पने और कर वसूली के विरुद्ध 1831-32 में विद्रोह किया। कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कम वेतन मिलता था और उच्च पद नहीं दिए जाते थे। 1856 का विदेश सेवा अधिनियम सिपाहियों के लिए धार्मिक रूप से अपमानजनक था। इस असंतोष ने 1857 के विद्रोह की भूमिका तैयार की। इन विद्रोहों में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। सभी आंदोलन स्थानीय स्तर तक सीमित रहे। नेतृत्व और आधुनिक हथियारों की कमी के कारण कंपनी इन्हें दबाने में सफल रही। 1765 से 1857 तक हुए कंपनी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में विरोध की चेतना विकसित की। अगले भाग में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि यही असंतोष 1857 के महान विद्रोह के रूप में कैसे फूटा।